Hello students, welcome to Study Khazana and I am here again and I am going to teach you chapter number 4 alternative centers of power. Well students, we have already discussed this chapter in detail in your previous classes and in today's class we are going to discuss the pictures and the cartoons described in this chapter, plus we are going to discuss the NCERT questions. Okay, so let's start with the picture. Now you can see I'm going to start with the first picture with the flag of European Union. Okay. Now this flag of European Union can be asked in your paper. It can be related to डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और उसमें बाद में पूछा जाएगा कि यूरोपियन यूनियन के फ्लैग के बारे में डिस्क्राइब करो, या सिर्फ पिक्चर डिस्क्रिप्शन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये सिंबल किसका है और इसमें स्टार्स की क्या सिग्निफिकेंस है. इस तरीके से कार्टून में आपसे पूछा जा सकता है. और हालांकि ये बहुत इजी पिक्चर है, बट फिर भी हर इजी चीज को याद करना बहुत जरूरी है ताकि जो आपके एक मार्क्स है वो भी जो सेव हो सके. तो सबसे पहले इसमें फ्लैग को देखते ही क्लियर है कि यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है और इसमें जो खास बात है वो इसके गोल्डन स्टार्स हैं, जो 12 गोल्डन स्टार्स हैं. दैट स्टैंड्स फॉर सॉलिडेरिटी एंड हार्मनी, यानी कि शांति और भाईचारा. ठीक है. उसके बाद शांति और भाईचारा किसमें, जो बेसिकली यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं उनके बीच में सिग्निफाई कर रहा है कि द पर्पस ऑफ यूरोपियन यूनियन इज टू प्रमोट सॉलिडेरिटी एंड हार्मनी. Okay, and it is also written that it has 12 stars, as a number 12 is traditionally the symbol of perfection, completeness and unity. So इसे बोला गया है कि इसमें 12 stars इसीलिए रखे गए हैं कि नॉर्मली 12 का जो नंबर है वो न्यूमरोलॉजिकली जो है, या कह लीजिए कि लोग ये मानते हैं कि 12 is a number which is complete in itself. It signifies unity and perfection. So एक यूरोपियन यूनियन किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये फ्लैग जो है सिग्निफाई कर रहा है. ठीक है. जब भी आपसे कार्टून बेस्ड या पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सिर्फ पिक्चर प्रोवाइड की जाती है और जो नीचे की डिस्क्रिप्शन है जो स्मॉल लेटर्स में आपको गिवन है उससे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो जब भी आप पिक्चर डिस्क्रिप्शन आप पढ़ रहे हैं तो नीचे की इंफॉर्मेशन आपको जरूर पढ़नी है. ठीक है. तो दिस इज आवर फर्स्ट पिक्चर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. Then we're going to have a map of European Union. Okay, the picture is not clear, but the member countries are clear. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी पिक्चर मैप बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर मैप आपको दे दिया जाता है, एम्प्टी मैप आपको दिया जाएगा या आपको फील्ड मैप दिया जाएगा. और जो भी यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये पूछ लिया जाएगा कि इसमें से ओल्डर मेंबर ईयू के कौन है या न्यू मेंबर इसमें से कौन है, ये आप मार्क करिए या आइडेंटिफाई करिए. ठीक है. मैप क्वेश्चन भी जनरली बहुत इजी होते हैं, लेकिन जो अंदर की लोकेशंस है जैसे कि ओल्डर मेंबर में आपके जर्मनी है, देन वी हैव लक्समबर्ग, देन फ्रांस, देन यूके, देन बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, ये सब फाउंडर मेंबर्स हैं. ठीक है. तो आपको अगर आप लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो नाम याद कर लीजिए. और जो है इवन आप डायरेक्शंस, अगर ईस्ट की तरफ जो कंट्रीज हैं वो ज्यादातर जो है फाउंडर मेंबर्स है, ओल्डर मेंबर है ईयू की, और जो वेस्ट की तरफ आपको दिख रही है, जो ईस्ट की तरफ आपको दिख रही है दे आर द फाउंडर मेंबर, और जो वेस्ट की तरफ है वो आपके न्यू मेंबर्स हैं. तो आप इस तरीके से भी क्रैम कर सकते हैं एंड यू कैन इजिली आइडेंटिफाई दी ओल्डर मेंबर एंड दी न्यू मेंबर्स. ठीक है. तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुराने मेंबर्स और नए मेंबर्स के बारे में बताइए. So this is another picture. Then we're going to have flag of ASEAN. Okay, now there is another picture. अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है, ठीक है, वो किसी भी सिंबल या किसी भी पिक्चर में डिस्क्राइब कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये स्टार्स क्या सिग्निफाई करें एंड ऑल दैट. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये एक ओशन है, उसके अंदर पहाड़ है और ये शिप है, और शिप में जो है ये स्टार्स हैं जो अपने आप में ही सिग्निफाई कर रहे हैं कि ये यूरोपियन यूनियन सिग्निफाई कर रहा है. और ये टाइटैनिक शिप से जो इसको सिंबलाइज किया गया है और जो है ये पहाड़ों के बीच में से जो निकलने की कोशिश कर रहा है और ये एक पहाड़ से टकरा गया. ठीक है. तो ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन जो है आपसे पूछी गई है. और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई दिस शिप
इज रिलेटेड टू टाइटैनिक शिप, ठीक है, और वो कौन सी हर्डल थी जो ये सामने दिखाई जा रही है। तो बेसिकली ये जो पिक्चर है ये 2003 ईयर की प्रॉब्लम्स को डिपिक्ट कर रहा है। एक्चुअली में ईयू में हमने पढ़ा था कि ईयू जो है बहुत सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बट ईयू के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स टाइम टू टाइम हमें फेस करने को मिली थी या देखी है हमने, जैसे कि 2003 में यूरोपियन यूनियन का एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की कोशिश की गई थी जो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इट वाज अ फेल्ड टास्क। तो यही जो है इसमें डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है। इवन आपको ज़्यादा सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आपके पिक्चर के नीचे ही डिस्क्राइब किया गया है कि द कार्टून अपीयर्ड इन 2003 when the European Union initiative to draft a common constitution failed। जब कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की बात की गई, एक्चुअली में यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो अपने आप में एक डोमिनेंट कंट्री, जैसे फ्रांस हो गया, यूके हो गया, तो नॉर्मली वो अपने आप को इस ऑर्गेनाइजेशन से बाउंड करने में थोड़ा घबराती हैं और उनको लगता है कि वाई वी शुड फॉलो एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन इफ वी आर इटसेल्फ सो मच फ्लरिश्ड, ओके, या अकम्प्लिश्ड। तो बेसिकली 2003 में कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की बात की गई थी और जो है उसके बाद जो है इट वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट। तो उसी सिनेरियो में उसी टाइम पे जो है इस पिक्चर को जो है ड्रॉ किया गया था, पब्लिश किया गया था और ये हमारे चैप्टर में इंक्लूडेड है। सो देयर आर 2 पिक्चर्स दैट रिलेटेड टू यूरोपियन यूनियन। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर जो है वो मैप ऑफ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया है। ये इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल आप जो फाउंडर मेंबर्स हैं जो एशियान के, उनकी लोकेशंस आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो कार्टून इसमें आपको दिख रही है वो बेसिकली जो है एशियान का फ्लैग है, ठीक है। फ्लैग होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो उसका एक फ्लैग, उसकी एक पिक्चर, एक उसका प्रोमो फेस ज़रूर होना चाहिए। उसी तरह जो है एशियान में जो है वो करने की कोशिश की गई। एशियान का भी अपना फ्लैग है और ये हम देख रहे हैं पिक्चर के अंदर, ये भी ब्लू बेस के अंदर है और इसके अंदर जो है बेसिकली द एशियन लोगो द 10 स्टार्क्स ऑफ पैडी राइस, यानी कि चावल की जो खेती होती है उससे जो है इसमें जो है वो उसके जो ब्रांचेस हैं उसको इस्तेमाल किया गया है एशियान के ऑब्जेक्टिव्स को दर्शाने के लिए। और इसमें बोला गया है द पिक्चर, व्हाट पिक्चर सेज, लेट्स कम टू द पिक्चर, व्हाट पिक्चर सेज दैट राइस पैडी की बात की, चावल की खेती के जो ब्रांचेस होती हैं वो जो है इस फ्लैग के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। एंड ओके, सो in ASEAN logo, the 10 stalks of paddy rice represent the 10 Southeast Asian countries bound together in friendship and solidarity, ठीक है। And the circle symbolize the unity of the Asia, मतलब आपने एक सर्कल बनाया है जो बंद है, ठीक है, तो that means they are united। उसके बाद पैडी राइस जो है 10 स्टार्क्स जो है पैडी स्टाइल मतलब 10 जो है स्ट्राइप्स जो है पैडी स्टार्क की बताई गई है और ये 10 फाउंडर मेंबर्स हैं जिन्होंने मिलकर जो है इस एशियान की ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया है। और डेफिनेटली जो है सर्कल जो है वो यूनिटी सिंबलाइज करता है, यही जो है इसमें दर्शाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये भी बहुत ईजी मैप है जो देखते ही समझ में आ रहा है। दोनों का ब्लू बेस है, ठीक है, उसमें गोल्डन स्टार है, इसमें रेड सर्कल है जिसके अंदर पैडी राइस के स्टार्क्स को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। So this is our another image. Then we're going to see another image of this chapter, that is this cartoon. Okay, अब देखने से ही पिक्चर पता चल रही है कि ये हमारे मनमोहन जी हैं जिनकी फोटो इसके अंदर डिपिक्ट की गई है और इसमें बहुत क्लियरली सब चीज़ें डिपिक्टेड ही हैं कि ईस्ट एशिया नेशन मनमोहन सिंह जी बैठे हैं एंड वी ऑल हैव टू गेट यूज टू इट। और यहाँ पे जो है एक फायर पे जो ब्रिक्स रखी हुई है, नीचे कंपटीशन लिखा हुआ है। एक्चुअली में ऐसा बोला जाता, मैंने आपको बताया था कि एशियान और नैम मेंबर्स ने एक यूनाइटेड ग्रुप बनाने की कोशिश करी थी बट इट वाज फेल्ड अटेम्प्ट। तो एशियान ने अपना अलग जो है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अलग ग्रुप फॉर्म किया और सिग्निफिकेंटली बहुत इफेक्टिवली एशिया के अंदर उसने ग्रो भी किया। तो इंडिया जो है अपनी गो ईस्ट पॉलिसी के अंदर, मतलब ये गो ईस्ट पॉलिसी जो है उसको डिपिक्ट करता है, ठीक है।
और इंडिया जो है किस तरह ईस्ट की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा है, उनके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, और बाकी कंट्रीज भी जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, वो भी उनसे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो वही इसके अंदर जो है डिपिक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने जो है आई थिंक जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो थाईलैंड के साथ साइन किया था, और बाकी कंट्रीज के साथ साइन करना अभी बाकी है। तो मतलब कंपटीशन कोशिश की जा रही है कि इन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, ताकि पॉलिटिकली और ज्यादा रिकॉग्निशन मिले, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और ज्यादा रिकॉग्निशन मिले। तो दिस इज द अनदर पिक्चर। उसके बाद जो नेक्स्ट पिक्चर देखो बेटा, मैं एक खास बात आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी नॉर्मली बच्चे जो है कंटेंट तो याद कर लेते हैं, पर पिक्चर डिस्क्रिप्शन में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन 90% जितने भी पिक्चर्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन बिलो ही गिवन होता है, ठीक है। तो पिक्चर डिस्क्रिप्शन बोलते हैं कि हम लास्ट में पढ़ लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। जब भी आप चैप्टर पढ़ेंगे उसी के साथ साथ ही पिक्चर डिस्क्रिप्शन या कार्टून डिस्क्रिप्शन को आपको पढ़ना है, ताकि आप अपने सिलेबस को जुडिशियली और बहुत सही टाइम पे कवर कर सकें। पिक्चर डिस्क्रिप्शन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कंटेंट लर्निंग, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजीली अचीव्ड नंबर्स होंगे अगर आप इन कार्टून्स को या पिक्चर डिस्क्रिप्शंस को ढंग से इनको सर्वे करें, ढंग से इनको याद करें। उसके बाद जो नेक्स्ट कार्टून है वो बेसिकली तो देखने से ही क्लियर होता है कि वॉल दिखाई जा रही है, तो वो तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ही है, जिसको आप बड़ी आसानी से यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। उसके बाद जो ऐसा बोला जा रही है पीछे जो अर्थ गिवन है, अर्थ के ऊपर वी हैव अ वॉल ऑफ चाइना, देन वी हैव अ फेस ऑफ ड्रैगन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 1949 के बाद जो है बेसिकली जो है ये माओ मूवमेंट शुरू हुआ था, कम्युनिज्म शुरू हुआ था, और अपने हिसाब से चाइना जो है कम्युनिज्म सोशलिज्म के हिसाब से आगे बढ़ रहा था। बट सडनली 1970s के बाद, ठीक है, ये बेसिकली कैपिटलिज्म ने उसका रास्ता रोका और उसने जो है एक नई आइडियोलॉजी के साथ वो आगे बढ़ा। उसमें क्या चेंजेस आए वो इस पिक्चर में डिस्क्रिप्शन है। बेसिकली यूएस चाइना अपने हिसाब से चल रहा है वर्ल्ड के अंदर, बट अचानक उसको कैपिटलिज्म ने रास्ता रोका, कैपिटलिज्म के सामने उसको झुकना पड़ा और कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करना पड़ा। कई लोग इस पर्सन को यूएस से भी सिग्निफाई करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कैपिटलिज्म भी यूएस से ही अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। सो ये इस पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। इसमें लिखा गया है द ग्रेट वॉल एंड द ड्रैगन आर टू सिंबल मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद चाइना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द टू सिंबल्स दैट रिलेटेड टू दिस पिक्चर। तो और इसमें विच कंट्री इज रिप्रेजेंटेड इन दिस पिक्चर। तो चाइना रिप्रेजेंट किया जा रहा है और वॉल ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ ड्रैगन सिंबलाइज कर रहा है, तो वो चाइना की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद दिस कार्टून यूजेस बोथ दीज टू डिपिक्ट द चाइना इकोनॉमिक राइज, ठीक है। तो इकोनॉमिक राइज की बात की जा रही है, और इकोनॉमिक राइज कब हुआ था? जब चाइना ने फोर मॉडर्नाइजर या अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था, या जो है लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट उठाया था, सैज अपनाया था, एफडीआई प्रमोट किया था, कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया था। वही जो है ये बेसिकली जो है एक लिटिल जो मैन है वही सिग्निफाई कर रहा है कि कम्युनिज्म के रास्ते में एक नया जो है एक चेंज आया है, दैट इज कैपिटलिज्म। और उसके बाद जो है चाइना के अंदर देयर वाज लॉट ऑफ इकोनॉमिक राइज, ओके। नाउ अनदर पिक्चर इज गिवन हियर। पिक्चर क्या डिस्क्राइब कर रही है? लेट मी सी। सो इसमें दो पिक्चर्स दिखाई गई हैं, एक तो पुराना चाइना और एक नया चाइना। पुराना चाइना कहते हैं कि जो कम्युनिज्म की किताब है वो रेड कलर की है, ठीक है। तो रेड कलर की माइस जो थे वो रेड कलर की किताब हाथ में रखते थे, दिस बुक रेड कलर की किताब हाथ में रखते थे, और उसके हिसाब से जो भी उसमें लिखा होता था उस हिसाब से देश को या कंट्री को गवर्न करते थे। लेकिन 1970 के बाद उन्होंने जो है कैपिटलिज्म को अडॉप्ट कर दिया, लेकिन अपने पुराने स्ट्रैटेजीज को चेंज नहीं किया। जो लाल किताब अब हाथ में थी, अब वो लाल टाई बन के कोट सूट बूट के साथ जो है लग गई है। मतलब दिल से अभी भी कम्युनिज्म है, पर स्ट्रैटेजीज कैपिटलिस्ट अपना ली है, ठीक है।
तो ये बेसिकली जो है इसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि पहले 1970 से पहले चाइना कैसा था और 1970s के बाद जो है चाइना में क्या चेंजेस है, ठीक है। उसके बाद वही अनदर पिक्चर भी यही डिस्क्राइब कर रही है कि चाइना का जो एक साइकिल में रिप्रेजेंट किया गया है कि चाइना का आगे वाला पहिया तो कम्युनिस्ट है और पीछे से वो कैपिटलिस्ट है, यही इसमें बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। सो और साइकिल भी इसमें इसलिए रिप्रेजेंट की गई है क्योंकि चाइना में सबसे ज्यादा जो है साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत स्मार्टली जो है कार्टून जो है इसमें ड्रॉ किए गए हैं और प्रेजेंट किए गए हैं और हर कार्टून का, हर इमेज का अपना एक सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो पहले तो कार्टून को समझना है कि साइकिल क्यों दिखाई गई है, क्योंकि चाइना में सबसे ज्यादा साइकिल इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। आगे जो है कम्युनिज्म है और पीछे जो है मतलब बेस जो है, जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी जो बेस है कंट्री का वो कम्युनिस्ट ही है, आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट ही है, बट जो इकोनॉमिक टर्म्स में आइडियोलॉजीज को चेंज किया गया है और कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है कार्टून है इस चैप्टर के। और नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर्स पार्ट। आई होप काफी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। पिक्चर डिस्क्रिप्शन पॉलिटिकल साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है जो नॉर्मली हम प्रैक्टिस करते हुए इग्नोर कर देते हैं, इसलिए मैं हर क्लास के बाद एक सेशन के अंदर पिक्चर डिस्क्राइब करती हूँ ताकि आप जो है सुन के एटलीस्ट याद रखें कि हर पिक्चर का क्या मतलब है, ओके। और नॉर्मली जो पिक्चर होता है वो कंटेंट से रिलेटेड ही होता है, बस आपको लिखने का तरीका जो है समझना है। यू हैव टू इंकलकेट राइटिंग हैबिट्स, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल क्वेश्चंस को डिस्कस करिए, उसको लिखने की कोशिश करिए और कोई भी दिक्कत हो तो आई एम हियर, टॉक टू मी, राइट टू मी, ओके, आई एम गोइंग टू आंसर। नाउ आफ्टर डिस्कसिंग दिस पिक्चर डिस्क्रिप्शन, let's come to the NCERT questions, okay। So NCERT questions में then we're going to discuss, first we're going to discuss these like short question, objective type question. The first is arrange, first question is arrange the following in the chronological order, यानी कि पहले से आखिरी इन सीक्वेंस को जो है रिप्रेजेंट करिए। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको लगता हो कि हर बार मैम ये क्या जो है इजी से क्वेश्चन डिस्कस करती है, पर एक्चुअली में इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं जो 5 मार्कर्स के अंदर पूछे जाते हैं। और क्योंकि बच्चे लॉन्ग आंसर्स तो याद कर लेते हैं पर इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप एक करेक्ट आंसर देंगे आपको 1 मार्क मिल जाएंगे। कोई कंटेंट जो है डिटेल में नहीं लिखना, कोई ऐसे राइटिंग नहीं करनी, बस राइट mark and one mark you will get. Now first is there are 4 options are given here. China accession to WTO 2001 में हुआ था, then establishment of EU 1992 में हुआ था, then establishment of EEC ये तो 1948 या 49 की ही बात है। उसके बाद birth of RF की ARF की बात की जा रही है। So let's start with the sequence. सबसे पहले first होगा establishment of EEC, जब जो है यूरोपियन यूनियन को बनाने की बात की जा रही थी तो सबसे पहले जो बेसिकली जो कमीशंस बने थे, ग्रुप्स बने थे, there were 3 groups that we have discussed in earlier class, and then finally after the disintegration of Soviet Union, these European organization finally committed to one organization named as European Union, okay। तो first तो इसमें होगा establishment of European Union, then we have second establishment of EU, okay, then we're going to have birth of ARF, and fourth we're going to have China accession to WTO, okay। So this is the answer, okay। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप जो है 5 मार्कर क्वेश्चंस के लिए इजीली आप जो है ज़्यादा फाइट करने की आपको ज़रूरत ना पड़े, बस चीज़ों को याद रखना है। जैसे जब आप चैप्टर रीड करते हैं तो सीक्वेंसेस, इम्पॉर्टेंट ईयर, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है एशियान वे की बात की जा रही है कि जो एशियान जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस किया था उनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिफ्लेक्ट द लाइफस्टाइल ऑफ एशियान मेंबर्स, ओके। सेकंड इज अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन
among the ASEAN members, that is informal and cooperative. Okay, then we have the defense policies followed by the ASEAN members, the road that connects the all ASEAN members. Okay, मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन बी होना चाहिए. ठीक है, बेसिकली एशियन ऑर्गेनाइजेशन ये बना इसलिए बना था कि जितने भी अदर एशिया की ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे सार्क हो गया या नैम हो गया, उसमें ये अपने आप को नेग्लेक्टेड फील कर रहे थे और इनको ऐसा लग रहा था कि हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है. तो इन्होंने ये ग्रुप इसलिए फॉर्म किया था ताकि ये आपस में एक दूसरे को सही ढंग से जान सके और एक दूसरे की मदद कर सके. ठीक है, तो जो सेकेंड ऑप्शन है, अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन अमंग एशियन मेंबर दैट इज इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है. इस तरह के क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं, जैसे who adopted the open door policy, so easily you can write China adopted the open door policy. Okay, then we have another question, fill in the blanks. The border conflict between China and India in 1962 was principally over the, first is Arunachal Pradesh and Aksai Chin. ठीक है, यही बॉर्डर मैकमोहन लाइन का जो बॉर्डर है, जो मैंने आपको डिस्कस किया था, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स अभी भी चाइना के साथ हैं. और बेसिकली जो है 1962 में भी जो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट हुए थे वो अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन में ही एस्टैब्लिश हुए थे. उसके बाद से बोला गया है कि ARF कब एस्टैब्लिश हुआ था. ARF एस्टैब्लिश हुआ था 1994. ओके, नाउ नेक्स्ट इज चाइना एंटर्ड इनटू बायलैटरल रिलेशन विद in 1972. Answer is India. In 1972, China entered into bilateral relation with India. Okay. Now, next question is, Dash Plan influenced the establishment of the Organization of European Economic Cooperation in 1948. कौन सा प्लान था? The name was the Marshall Plan. Okay, now E part, which is the organization of ASEAN that deals with the security. Answer is ARF. Okay, now let's come to the question answers. Okay, I just want to add one thing. Discussion is very important. Okay, content explanation, content डिस्क्रिप्शन हो जाता है, लेकिन नॉलेज तब टेस्ट होती है जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. हम अपने आप से पूछते हैं क्योंकि इसका क्या आंसर हो सकता है, इसमें क्या एक्सपेक्टेड जो है इंट्रोडक्शन हो सकती है. क्योंकि व्हाट आई फेल्ट, जो मैं फील करती हूँ बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ, कि हम कंटेंट तो याद कर लेते हैं लेकिन क्वेश्चन का आंसर कैसा देना है वो हम कभी भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं. और वो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं. जब हम कंटेंट तो हमें याद हो ही गया, हमें अच्छे से समझा दिया गया, पर जब तक हम क्वेश्चन आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम एक प्रॉपर पैटर्न नहीं समझ पाएंगे कि हमें जो है मार्क्स कैसे लेने. अननेसेसरी लिखते रहेंगे. 3 मार्क में आप 5 मार्क का कंटेंट डाल देंगे, 5 मार्क में आपके पास कोई कंटेंट ही नहीं है, 6 मार्क में आपके पास कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते, बिकॉज यू हैव नेवर प्रैक्टिस्ड. सो माइट बी यू फील दैट कि ओके ये तो क्वेश्चंस हम कहीं से भी देख सकते हैं, पर आपने ये क्वेश्चंस कभी डिस्कस नहीं किए होंगे. आपको पता हो कि अच्छा ऑब्जेक्टिव पूछे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की है तो हम अपने आप ही लिख लेंगे, लेकिन जब पीस कॉपरेशन होगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, जब थर्ड पॉइंट पर आते तो कोई पॉइंट ही नहीं पता, क्योंकि ना तो ढंग से रीड किया और ना ही ढंग से डिस्कस किया. तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. इट्स इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड राइटर, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर, and it is important to have a good discussion. Okay, so let's start with another question. What is the another question? What are the objective of establishing regional organization? ऐसा क्यों हुआ कि कोल्ड वॉर के टाइम पे या कोल्ड वॉर के बाद या अभी भी बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो प्रेफर करती हैं एक वर्ल्ड ग्रुप के अंदर, एक इंडिविजुअल ग्रुप्स के अंदर जो है मेंबरशिप लेने की. ठीक है, कुछ तो कारण होगा. हर ग्रुप, हर कम्युनिटी, हर कॉन्टिनेंट अपना एक ग्रुप बनाना चाहता है और अपने डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहता है. क्या कारण होगा? बहुत से कारण हो सकते हैं.
अब आप देखते हैं कि जो वर्ल्ड जो है एक बहुत ही सेंसिटिव सिनेरियो के अंदर है, और अगर आप इंफीरियर हैं, अगर आप मेजॉरिटी में नहीं हैं, तो बड़ी आसानी से आप टारगेट हो सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ ग्रुप दैट गिव्स यू स्ट्रेंथ, दैट गिव्स यू पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, जो आपको आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी दे रहा है, इवन अनवांटेड अटैक से भी वो आपको बचा रहा है। ओके, सो इट्स वेरी। और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से क्या खास बात है कि वो आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानती है, एक दूसरे की कमियों को भी जानती है, एक दूसरे की अच्छाइयों को भी जानती है, और प्रॉब्लम्स जो है कॉमन है। तो बड़ी आसानी से कोई इंफीरियर, कोई सुपीरियर और इंफीरियर का कोई चक्कर नहीं है, एवरीवन इज सेम। तो बहुत आसानी से विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट्स, विदाउट एनी कंफ्यूजन, रीजनल कॉर्पोरेशन जो है एक दूसरे की मदद के लिए बहुत अच्छे से काम कर सकती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ रीजनल कॉर्पोरेशंस। रीजनल कॉर्पोरेशंस के लिए बोला गया है, व्हाई रीजनल कॉर्पोरेशन इज इंपॉर्टेंट? रीजनल कॉर्पोरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द रीजनल ग्रोथ, फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ and for peace and stability. Then we have political cooperation, then we have a common market. बहुत सारी चीजें हो सकती है, सिक्योरिटी, पीस, सिक्योरिटी हो गया, पीस हो गया, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गया, पॉलिटिकल कॉपरेशन हो गया, सपोजिंगली कोई क्राइसिस आ गया, कोई सिविल वॉर हो गई, तो जो रीजनल अदर मेंबर्स है डेफिनेटली दे विल गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, उसके बाद से बोला गया कॉमन मार्केट है। कॉमन मार्केट आप आपस में देशों में बड़ी आसानी से बिना किसी एक्सेसिव बर्डन ऑफ टैक्स के आराम से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं। तो ये रीजनल कॉर्पोरेशन जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इन है, और जितने भी वीक कंट्रीज़ हैं और इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस को, ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर वो आपको काफ़ी मदद करती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बेटा मैंने जब एक्सप्लेन किया था चैप्टर, तब भी आपको काफ़ी डिटेल में बताया था कि हाउ डज इवन ये क्वेश्चन तो अभी भी मैंने आपसे काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है कि हाउ डज ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। जब रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं तो ज्योग्राफिकल आप प्रॉक्सिमिटी, आप कितने पास हैं, आप कितने एक्सेसिबल हैं, वो ज़रूरी क्यों माना जाता है? डेफिनेटली जो आपके क्लोज है, जो आपकी बाउंड्रीज आपके साथ शेयर कर रहा है, और अगर आपका कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, अगर आपकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं है, तो बहुत अच्छा होगा कि आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अंदर आप बैठें और एक दूसरे की हेल्प करने में मदद करें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। डेफिनेटली अगर आपको कोई ग्रुप बनाना है, आपको कोई प्रोजेक्ट करना है, आप किसको जो है अपना ग्रुप में जो है मेंबर बनाएंगे? जो आपके नियर हो, जो आपको समझते हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपकी प्रॉब्लम्स को भी समझते हो, आप जैसे हो, ठीक है, वही आप ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे। तो रीजनल प्रॉक्सिमिटी भी यही है। इफ़ यू आर नियर टू ईच अदर, इफ़ योर रिसोर्सेज आर सेम, इफ़ योर प्रॉब्लम्स आर सेम, इवन समटाइम कल्चर्स आर सेम, तो रिलेशन बनाने में या एक ग्रुप बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ ग्रुप in which you have a same like people. Okay, so it's very important to have a geographical proximity. It helps in the mutual cooperation, peace development, military expansion, political cooperation. जो हमने आगे पॉइंट लिखे थे वही जो है नीचे वाले पॉइंट्स में जो है इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, अब then this is about the 6th question. Then let's discuss question number 7. What are the components of ASEAN Vision 2020? मतलब 2020 तक क्या जो एशियान की सोच है कि हमें 2020 तक अचीव करना है। देन वी हैव जितने भी एशियान के कन्फ्लिक्ट्स हैं वो उनको सॉल्व करने। उसके बाद एक कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट होती क्या है? कॉमन मार्केट ये होती है जिसके अंदर जो, जैसे आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप जाते हैं तो आपका जो एक्साइज ड्यूटी होती है या ट्रेड टैक्स होता है वो हर जगह अलग अलग होता है। लेकिन अगर टैक्स जो है हर जगह कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, अगर टैक्स रेट एक स्टेबल और एक कॉमन रेट होगा तो आप बड़ी आसानी से जो भी आपकी एक्सपेक्टेड डेस्टिनी है वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो जिसमें कॉमन करेंसी इस्तेमाल हो या टैक्सेस कॉमन हो,
तो इससे ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद से बोला गया कि फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट जो है, जो ट्रेड जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड किया जाता है या इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, जो सिर्फ अभी जो है एशियन कंट्रीज़ में जो है फॉलो की जाती हैं, वो बाकी इंटर कॉन्टिनेंट या अदर साइड में भी जो है फुल फ्लेज्ड एक्सेप्ट की जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। So to negotiate conflict, to resolve all the conflicts throughout the region. Second, to create a common market. Third, to have a FTA in a full-fledged way, ताकि जो है इन्वेस्टमेंट और ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है अच्छी तरीके से डेवलप हो सके। बेसिकली इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली वो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। यही जो है एशियन विजन है 2020 का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं? नेम द पिलर्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एशियन कम्युनिटी। तो हमने पढ़ा ही था, जैसे यूरोपियन यूनियन की कम्युनिटीज़ हैं उसी तरीके से एशियन की भी कम्युनिटीज़, और बेसिकली इसमें 3 मेन पिलर्स हैं। दे आर द एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड एशियन सोशियो कल्चर, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी एंड सोशियो कल्चर कम्युनिटी। ये 3 पिलर हैं एशियन के, और वही जो है बेसिकली इसमें नेम पूछा है तो सिर्फ नेम ही लिखना है, और ज़्यादा डिटेलिंग इसकी आएगी भी नहीं, क्योंकि चैप्टर में कोई खास डिस्क्रिप्शन है नहीं इन पिलर्स को लेके, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर अगर सपोजिंगली 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है तो हम इसके अंदर इजीली एलैबोरेट कर सकते हैं कि एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी ऑब्वियसली मिलिट्री टास्क, मिलिट्री डेवलपमेंट के लिए, मिलिट्री अपडेट के लिए, डिफेंस अपडेट के लिए, या जो है अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी अपडेट करने के लिए काम करेगी। देन इकोनॉमिक कम्युनिटी ट्रेड पॉसिबिलिटीज़ को और ज़्यादा जो है असेसिबल बनाने की कोशिश करेगी। और जो सोशो कल्चर कम्युनिटी है वो एक दूसरे में टूरिज़्म हो गया, या जो है एक दूसरे के कल्चर को किस तरह से प्रमोट करना है, प्रिजर्व करना है, उसके लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स या एग्रीमेंट शुरू करेगी। तो ये आप जो है रैंडम आप इसको इलैबोरेट कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में या थ्योरी सब्जेक्ट में खास बात क्या होती है कि अगर आपको कंटेंट क्लैरिटी है तो आप बड़ी आसानी से उसको इलैबोरेट कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्रिएटिव माइंड व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट द थ्योरी। ओके, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छी है तो मेरे ख्याल से अगर वर्ड को समझ के भी आप इसको इलैबोरेट कर सकते हैं। ओके, सो let's come to the next question. Next question is, in what ways does the present Chinese economy, like economy after 1970s, differ from its command economy? जो command economy यानी कि जिस economy से चाइना शुरू हुई थी, that is communism and socialism. तो प्रेजेंट और पास्ट में क्या डिफरेंस है ये भी हमने डिस्कस किया था कि कम्युनिज्म था, डोमेस्टिक मार्केट को प्रमोट किया जाता था, फॉरेन करेंसी कुछ भी नहीं थी, पर कैपिटा इनकम भी 5 to 6% रेट पे बढ़ तो रही थी, लेकिन हर साल पॉपुलेशन 2 to 3% जो है बढ़ रही है, जिससे जो कंट्री के पास इतना रिसोर्स नहीं है कि वो अपनी पॉपुलेशन की बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, ठीक है। कोई सेविंग्स नहीं है क्योंकि फॉरेन कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। और एज ए रिज़ल्ट बहुत सारी चीज़ें, इंडस्ट्री जो है वो ढंग से फ्लरिश नहीं हो पा रही है, ठीक है। और इंडस्ट्रीज से जो पैसा आ रहा है वो डेफिनेटली डेवलपमेंट में काम नहीं आ पा रहा, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है वो अपग्रेडेड नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो देयर वाज लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन कमांड इकोनॉमी। ओके, बट जब 1970s के बाद ज़ाओ एनलाई ने जो है 4 मॉडर्नाइजर अडॉप्ट किए, इंडस्ट्री, देन एग्रीकल्चर, देन प्राइवेटाइजेशन, उस एजुकेशन की भी बात उसमें की गई थी। तो बेसिकली जो है उसके अंदर जो है काफ़ी चीज़ें चेंज हुई उसके अंदर, जैसे कि इकोनॉमी राइज एक्सपोनेंशियल रेट पे बना, कि मतलब डबल ट्रिपल तरीके से इकोनॉमी जो है उसमें चेंज हुई। एफडीआई की बात की गई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए, जो आपका ग्रोथ रेट था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रेट पे जो है बढ़ने लग गया। कैपिटलिज्म अडॉप्ट किया गया, प्राइवेटाइजेशन को अडॉप्ट किया गया, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की गई,
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है आई, मल्टीनेशनल कंपनीज आई और बहुत सारी चीज़ें जो है चाइना को उसमें देखने को मिली। पर हम ये भी डिस्कस करते हैं कि जो प्रेजेंट इकोनॉमी है उसमें कुछ दिक्कतें भी हैं, क्योंकि कैपिटलिज्म या प्राइवेटाइजेशन जो है ना लेबर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है। लेबर लॉ नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट डिफरेंसेस हैं मेल और फीमेल के बीच में, करप्शन बहुत ज़्यादा है, and so on. We have discussed a lot of things. So in this way, we will going to make a table, and on one side you will going to write about the command economy, and another side you will going to write about the present economy. Okay. Now come to question number 10. I hope आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप ये रिकॉर्डेड जो वीडियो आप इसको बार बार सुन सकते हैं, और जो भी कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा उसको सर्च भी कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है। नाउ अनदर क्वेश्चन, हाउ डिड यूरोपियन कंट्रीज रिजॉल्व देयर पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या थी? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी कि जब सोवियत यूनियन डिसॉल्व हुआ था तो इकोनॉमिक कंडीशन तो ख़राब थी ही वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ की, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो कंडीशन वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि जैसे जर्मनी जैसे बहुत ज़्यादा लोग थे जिनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा शैटर्ड हो गई थी और कंपनसेशन बहुत ज़्यादा उन पर लग रहा था। तो बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन कंट्रीज़ इस डाउट में थी कि हम लोग आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, और सोवियत यूनियन के साथ भी जो कंट्रीज़ थी वो ज़्यादा खुश नहीं थी। बट फाइनली सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया तो कन्फ्यूजन सारी क्लियर हो गई कि अब कोई ग्रुप को फॉलो नहीं करना है, अपने हिसाब से एक डेमोक्रेटिक लिबरल जैसी आप इकोनॉमी आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद यूएसए ने तुरंत जो है मार्शल प्लान इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर जो है ये यूरोपियन काउंसिल, इकोनॉमिक काउंसिल और काउंसिल ऑफ यूरोप, उसके बाद प्रपोजल ऑफ पार्लियामेंट एंड देन फाइनली फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इन 1992। ये कुछ एक साइमल्टेनियस बहुत सारे एक्शंस हुए जिससे जो है यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन हुई। ठीक है। तो जो भी डाउट था यूरोपियन कंट्रीज़ का कि हम लोग कैसे अपने आप को रीस्टैब्लिश करेंगे, और जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज़ थी जो शैटर्ड हो गई थी, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी और कोई प्लान नहीं था, कोई स्ट्रैटेजी नहीं था कैसे विल गोइंग टू डेवलप, तो वेस्ट से उनको मदद आई, स्पेशली अमेरिका से। मार्शल प्लान को अडॉप्ट किया गया। मार्शल प्लान के अंदर कई सारी जो है कम्युनिटीज़ बनाई गई, कई सारे प्रपोजल दिए गए सिक्योरिटी को लेके, नाटो को सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए या सिक्योरिटी उनकी स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी के लिए नाटो को भी जो है उसमें लगाया गया। तो various attempts have been made by the West alliances in order to establish European Union or in order to establish the economies of Europe. Okay, so this is the answer. What question number 11 says, what makes the European Union a highly influential regional organization? मैंने आपको बताया था कि यूरोपियन यूनियन जो है एक सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसकी जो एग्जिस्टेंस है, उसकी जो उसकी कमिटमेंट है वो एक से ज़्यादा कंट्री के साथ है, और ये ऑर्गेनाइजेशन इतने सारे कंट्रीज़ के साथ एज एक सिंगल कंट्री की तरह ये एक्ट करती है, एक नेशन स्टेट की तरह एक्ट करती है। इसकी अपना खुद का एक नेशनल एंथम है, खुद का फ्लैग है, खुद की एक सेकेंड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है, और जो इसका ट्रेड शेयर है वो डेफिनेटली वो अमेरिका के ट्रेड शेयर को काफ़ी हद तक चैलेंज करता है। तो बहुत सारे कारण हैं जो यूरोपियन यूनियन को एक हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किए थे मिलिट्री का बजट, मिलिट्री की पोजीशन, ओके, और हर अपग्रेड टेक्नोलॉजी इनके पास होती है। उसके बाद डिप्लोमेटिकली जितने भी इश्यूज़ हैं, जैसे ईरान वॉर से रिलेटेड हैं या कुछ भी अगर कोई डिस्प्यूट है इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें इनका प्रॉपर इंटरफेरेंस होता है, इनकी प्रॉपर जो है गाइडेंस ली जाती है। और पॉलिटिकली हमने डिस्कस किया था कि ऐसे बहुत से मेंबर्स हैं ईयू के जो आउटसाइड कॉन्टिनेंट भी एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन जो है अटेन करके बैठे हैं, जैसे ब्रिटेन हो गया, और जो है ये जो है दे आर हैविंग अ परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स भी जो ईयू के हैं वो यूएन के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है। इकोनॉमिकली तो जीडीपी जो है एक टाइम पे तो ऐसा भी था कि यूएसए से भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, और
ट्रेड शेयर भी बहुत अच्छा है, ये हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था और एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छे से इसको इलैबोरेट किया है। तो इफ़ दिस क्वेश्चन कम इन योर पेपर, काइंडली यूज़ एनसीईआरटी लैंग्वेज। इफ़ यू यूज़ एनसीईआरटी लैंग्वेज ना, तो कन्फ्यूजन का कोई चांस ही नहीं होगा। और पॉइंट्स में आंसर लिखिए, कोशिश करिए कि ऑलवेज राइट आंसर्स इन पॉइंट्स। जब आप प्रीवियस ईयर के सैम्पल बुकलेट देखेंगे या बोर्ड एग्जाम आंसर बुकलेट देखेंगे, तो जितने भी पॉइंट्स में आंसर दिए जाते हैं उसको एग्जामिनर बहुत अच्छे से रीड करता है और उसमें मार्क्स भी देता है, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ आप उसमें बताना चाहते हैं उसको हाईलाइट करें, ठीक है। तो ये अगर 2-3 चीज़ें आप अपने आंसर्स में इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है यू कैन ईजिली गेट गुड मार्क्स। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11. What question number 11 says? What makes, okay, question number 11 is done. Now come to question number 12. The emerging economies of China and India have a great potential to challenge the unipolar world. ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं. What is unipolar? यानी कि the influence of one organization, that is USA, okay, or the first world countries. तो ये कह रहा है कि जो इमर्जिंग इकोनॉमी है चाइना और इंडिया, इनके पास बहुत अच्छा पोटेंशियल है यूनिपोलर वर्ल्ड को चैलेंज करने के लिए। बिल्कुल सही। अब चाइना और इंडिया दोनों जो है कॉलोनियल पीरियड इन्होंने फेस किया, इनको ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनी बनाया, उसके बाद दोनों ने ही एक टाइम पे जो है ओपन क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी की तरफ आए। चाइना के लिए तो बोला जाता है कि 2040 तक वो अमेरिका को भी टेक ओवर कर लेगी और फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। इंडिया भी अब 7th नंबर पर आ गई है। इंडिया का जो सेइंग है वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा जो है विजिबल होने लग गई है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में मेंबरशिप है, चाहे ग्रुप 20 की बात करें, ब्रिक्स की बात करें, सार्क की बात करें, नाम की बात करें, और एशियान में भी जो है इंडिया के बहुत अच्छे एग्रीमेंट और रिलेशंस हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की बात भी सुनी जाती है। चाइना जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो एवरीवन नोज एवरी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज चाइना इज हैविंग। और चाइनीज़ प्रोडक्ट की बात करें तो चाहे अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो, चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया हो, एवरीवन इज हैविंग, अफ्रीका हो, चाइनीज़ प्रोडक्ट चलता है। तो येस, डेफिनेटली दे बोथ आर हैविंग पोटेंशियल टू चैलेंज द यूनिपोलर वर्ल्ड। बट पॉइंट इज दैट कि इनको सजेशन दिया जाता है कि इंस्टेड ऑफ इंडल्जिंग बोथ ऑफ देम इन दीज टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स और proving that both of the organizations like proving down, मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करना, इन चक्रों को छोड़ के इन चीज़ को रियलाइज करना चाहिए कि एशिया के अंदर भी ये दोनों इकोनॉमीज बहुत अच्छी हैं, बहुत पोटेंशियल रखती है। तो चाइना को इंस्टेड पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बजाय म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका में हमें स्पाई करने की बजाय हम आपस में डायरेक्टली हमारे साथ जो है क्लोज रिलेशन बनाने चाहिए। और डेफिनेटली अगर इफ यू ज्वाइन एंड मेक अ कोलिशन तो हम एक जो है यूनिपोलर वर्ल्ड को चैलेंज दे सकते हैं और एक अच्छा पावर ब्लॉक बन सकते हैं, ठीक है। सो येस, दे बोथ आर हैविंग पोटेंशियल टू चैलेंज द यूनिपोलर वर्ल्ड, एंड येस यू शुड राइट दैट yes we agree with the statement. Okay, now question number 13. What question number 13 says? The peace and prosperity of countries lays in the establishment and strengthening of regional economic organization. Justify this statement. This statement is absolutely correct. हर स्टेट, हर कंट्री, जैसे हमने कोल्ड वॉर के टाइम पे पढ़ा था कि कोल्ड वॉर जो है इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पावर ब्लॉक, यूएसए एंड यूएसएसआर, ओके, बट स्टिल दे बोथ established their regional alliances. क्यों बनाए थे रीजनल अलायंसेस? अकेले ही वो बहुत ज़्यादा आई थिंक अकम्प्लिश थे टू कम्पीट और टू फाइट विद ईच अदर। रीजनल कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। वॉर के टाइम पे आपको पैसे की मदद मिल सकती है, ऑयल, अगर आपका ऑयल ख़त्म हो रहा है तो ऑयल रिसोर्स आप अवेलेबल कर सकते हो। दूसरे की ज़मीन पे एयरबेस बनाकर अपनी कंट्री, जो आपकी एनिमी कंट्री, उसको स्पाई कर सकते हो। उसके बाद आप कल्चरल प्रमोशन कर सकते हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हो, और बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप ज्योग्राफिकली कनेक्टेड हैं
और एक दूसरे के साथ आप अलायंस बनाते हैं, आप पॉलिटिकली भी स्ट्रांग बनते हैं, आप इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग बनते हैं, आप सोशली भी स्ट्रांग बनते हैं। और कोई भी कंट्री अटैक करने से पहले, आपको सप्रेस करने से पहले सोचेगी कि ये किस किस के साथ अलाइंड है, कौन कौन से मेंबर जो है ये इनके साथ हैं। और कुवैत को, भाई कुवैत के टाइम पे भी जब फर्स्ट गल्फ वॉर हुई थी, अगर यूएस सपोर्ट नहीं करता तो वो तो हार जाता। तो अलाइंसेस बनाना बहुत ज़रूरी है, और स्पेसिफिकली रीजनल अलाइंसेस बनाना तो बहुत ज़रूरी है। तो पीस, प्रॉस्पेरिटी, शांति बनाने, अगर आप रीजनल और एरिया में अगर कन्फ्लिक्ट में अगर फंसे रहेंगे तो डेफिनेटली आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। जैसे इंडिया के आसपास आप देखते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट, बट अगर आप डिस्प्यूट्स को भूल के रीजनली कॉपरेट हो रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं, तो एक वन एंटिटी बन रहे हैं, तो डेफिनेटली दूसरा कॉन्टिनेंट या दूसरी पावर ब्लॉक कभी भी आपका फायदा उठाने की कोशिश करेगी ही नहीं। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ओके, उसके बाद जो है 14th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंटेंशियस इश्यूज बिटवीन चाइना एंड इंडिया, हाउ कुड दीज बी रिजॉल्व्ड फॉर ग्रेटर कॉपरेशन। इंडिया और चाइना के जो डिस्प्यूट है वो हर कोई जानता है। ठीक है, 1954 में इंडिया और चाइना ने पंचियल साइन किया था और कोशिश की थी कि किसी तरह जो है वो इन दोनों के जो रिलेशन है, जवाहरलाल नेहरू ने कोशिश करी थी कि जो रिलेशन है उनको इम्प्रूव किया जाए, पर वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। उसके बाद जो है तिब्बत इशू आया, दलाई लामा इशू आया। ठीक है, उस बाद जो मैकमोहन लाइन है जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर को डिसाइड करती है, वो चाइना नहीं मानता, तो मैकमोहन डिस्प्यूट आया है। और शेयरिंग ऑफ वाटर का भी डिस्प्यूट है, जो ब्रह्मपुत्र और सांगपो के शेयरिंग का जो पानी है उस पर भी कई बार जो है डिस्प्यूट है। ऐसा बोला जाता है कि सांगपो पे चाइना ने कोई डैम बना लिया है। ठीक है, तो देयर आर लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट सबसे ज़्यादा है। दिक्कत ये है कि इंडिया और चाइना में सिमिलैरिटी कुछ नहीं है। बेसिकली एक तो पॉलिटिकल सोच सेम नहीं है। ठीक है, जो एक सोशल सोच है कि देश को कैसे चलाना है, ह्यूमन राइट्स की बात करें या डेमोक्रेसी की बात करें, वो तो दे डोंट एक्सेप्ट दीज थिंग्स। ठीक है, और जब दलाई लामा भारत आए और यहाँ पे उन्होंने शेल्टर दी, उसके बाद तो वी हैड अ फाइट विद चाइना, और डिकेड्स लग गए इंडिया और चाइना के रिलेशन को इम्प्रूव करने में। देन राजीव गांधी गए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी गए, और अब नरेंद्र मोदी जी भी जो है चाइना के साथ रिलेशन इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। पर अगर आप ईगो इग्नोर नहीं करेंगे और इन्हीं बातों पे जो है आप डिस्प्यूट करते रहेंगे, तो आप रीजनली कभी भी डेवलप नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए। ठीक है, और सोशल और इकोनॉमिक कॉपरेशन के साथ साथ जो है सोशल और कल्चरल जो है यूनिटी और कॉपरेशन बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, ऐसे इंटरचेंज विजिट होनी चाहिए कंट्री टू कंट्री, जिसमें जो है हमें एक दूसरे के बारे में जानने की जो है मौका मिले, हम पॉसिबिलिटी ढूंढ सके कि कैसे जो है हम अपने रिलेशंस को और इम्प्रूव कर सकते हैं, और कभी भी थर्ड आउटसाइडर को कभी भी रिलेशंस में इंटरफेयर करने की ना मौका दें, क्योंकि एवरी टाइम व्हेन थर्ड पार्टी इंटरफेयर्स इन बिटवीन द टू पीपल, वो ज़्यादातर बात बिगड़ ही जाती है। ठीक है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चाइना और इंडिया के रिलेशन इम्प्रूव हो सकते हैं, बट जब पॉलिटिकल लेवल पे उसको सही ढंग से प्लान किया जाएगा, उसको सही ढंग से एग्जीक्यूट किया जाएगा, डेफिनेटली इट विल गोइंग टू वर्क। So, students, this is all about the questions of alternative centers of power. Okay, there are many more questions that you can have from this chapter, and you can write it to me and I will give you explanation if you want. And thank you so much for this session, and do write on Study Khazana. Bye.